इसीलिए मैं अपने चैनल पे हमेशा ऐसे लोग को ला रहा हूँ जो बिंदास बात कर सकते हैं। बिंदास सवाल पूछना चाहिए और बिंदास मैं जवाब भी दूंगा। तो अगर पिताजी और दादाजी जनसंघ के इतने सक्रिय और आपने एनएसयूआई और कांग्रेस को क्यों चुना? मैं संजय गांधी से प्रभावित हुआ। संजय गांधी का एक ऐसा आक्रामक व्यक्तित्व था। 2009 में आप डिंडोशी आए, आपके लिए नया क्षेत्र, डिंडोशी वाले के लिए नया आदमी, वो भी बाहर का आदमी, तो फिर भी आप चुनाव जीत गए और अच्छे वोटों से जीते। इसका क्या समीकरण है आपके पास कि मतलब उत्तर भारतीयों की तादाद डिंडोसी विधानसभा में ज्यादा है, तो राजहंस सिंह को वहां से विधानसभा लड़ाया जाए। इतना मेहनत करने के बाद भी 2014 में आप हार जाते हैं। यहाँ पर उस वक्त कांग्रेस के वो शिवसेना के पेड वर्कर थे, गजानन कीर्तिकर के पर्सनल, जो कि पैसा लेकर कांग्रेस को हराने का काम करते थे। कि राजहंस सिंह जी काम बहुत अच्छा करते थे, लेकिन एक ही चीज था, वो बहुत ही गुस्सैल टाइप के थे और बहुत भड़क जाते थे। आज भी वही तेवर है, तेवर ये बदल नहीं सकता। अब तो मरने के साथ ही तेवर जाएगा। 2024 में आपकी शिवसेना और बीजेपी की युवती वाली सरकार ने विधायक के कैंडिडेट के रूप में माननीय संजय निरुपम जी को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्या इसका कारण डिंडोशी के बीजेपी ने बगावत की कि गलत कैंडिडेट को दिया है? देखिए, उसका कारण ये है, जो फुटपाथ पे ठेले लगा रहे हैं या फुटपाथ पे जो धंधे लगा रहे हैं, उसकी कोई नीति बनानी चाहिए। हॉकर्स पॉलिसी बन रही है। जब मैं विरोधी पक्ष नेता था 2012, तब से बन रही है। देवेंद्र जी ने अगर इस चुनाव में बोला कि किसी भी विधायक या सांसद के बेटे को या परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, तो उनके ही पार्टी के एक सीनियर लीडर राहुल नार्वेकर जी के परिवार में 3 टिकट क्यों गया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि विधायक माननीय विद्या ठाकुर जी के बेटे का टिकट कटा है, दीपक ठाकुर का, जो सेकेंड टर्म नगर सेवक है, और वो लगे पड़े हैं हमारे माननीय रमेश सिंह ठाकुर के बेटे का, जो कि नगर सेवक करंट में थे और अच्छा लोकल भी सपोर्ट बहुत अच्छा है और काम भी कर रहे थे, उनका भी टिकट कटा। बीजेपी में एक मोर्चा है जो काफ़ी उत्तर भारतीयों को जोड़ के रखा है। इतने अच्छे से, इतने एक्टिवली, इतना कार्यक्रम करने के बाद, इतना उत्तर भारतीयों को जोड़ने के बाद भी एक भी उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी को टिकट नहीं मिला है। नमस्कार साथियों, बिंदास बोल विद गौरी शंकर में आपका पुनः स्वागत है। इस बार मैं एकदम तेज तर्राक अपनी बातों से, अपने जोश से, हमेशा बीएमसी में एक आवाज़ उठती थी, बाद में विधान परिषद में, विधानसभा में एक शेर की तरह दहाड़ की आवाज़, कोई और नहीं, हमारे साथ हैं राजहंस सिंह जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरी भी काफ़ी इच्छा थी कि आपके साथ एक वक्तव्य करूं और एक बातें करूं, क्योंकि एक तेज नेता से बात करने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली 2 दिन में आपके बारे में, और बहुत से नॉलेज, अच्छी चीज़ें भी मैंने आपके बारे में सीखी है। मेरे लोग बहुत सी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपके मुंह से लोग नहीं सुनेंगे, चीज़ों को अफवाह में बहुत घूमती है। इसलिए मैंने काफ़ी सवाल ऐसे लेकर आए हैं कि जहां मैं पूछूंगा, आप बताएंगे, तो हो सकता है उसको सत्य माना जाएगा, कभी भी वो रिकॉर्डेड हो जाता है। तो ऐसे बहुत से सवाल है। कुछ सवाल हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे पता है जब बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ आप बंद करके सवाल का जवाब दे देते हैं, तो मैं कुछ नहीं हूँ। जब सवाल पूछना ही चाहिए, और बेधड़क, क्या नाम है इसका, बिंदास बोल। बिंदास बोल, तो बिंदास सवाल पूछना चाहिए और बिंदास मैं जवाब भी दूंगा। जी, आप उसकी चिंता मत। इसीलिए मैं अपने चैनल पे हमेशा ऐसे लोग को ला रहा हूँ जो बिंदास बात कर सकते हैं, ऐसे कॉमन नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहले आपसे आपके परिचय के बारे में, क्योंकि आपका परिचय मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा, कहीं कहीं अलग अलग जगह है। आप कहाँ पैदा हुए हैं, क्या आपकी एजुकेशन हुई है, कुछ कॉलेज की बातें, कुछ लोकल की बातें, क्योंकि आप जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है उस समय भी एक अलग अलग जोश होगा, एक अलग, अभी अभी इस एज में मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा जोश आप में है। तो एक परिचय हो जाए आपका। मेरी पैदाइश 1998, 1958, और मैं कुर्ला में पैदा हुआ हूँ, मुंबई में। मेरे पिताजी की कुर्ला की पैदाइश है। अच्छा। मेरे दादाजी आज से 100-125 साल के ऊपर हो गए, मुंबई आए थे। हम आए थे जौनपुर जिले से। हाँ। एक असवा गांव है, हाँ। भदोही के पास, मूड़ स्टेशन के पास। वहाँ से मेरे दादाजी मुंबई आए थे और कुर्ला में ही स्थापित हुए, और वहीं
पिताजी का जन्म हुआ, हमारे सारे चाचाओं का जन्म हुआ, बड़े भाई का, हम सब मुंबई में ही पैदा हुए। 5वीं पीढ़ी मुंबई में है। और दादाजी यहाँ पर मेहनत करके उन्होंने 500 भैंस का तबेला बनाया कुर्ला में। कुर्ला में, अच्छा। और हम सब लोग दूध का व्यापार करते थे, वही काम करते थे। और मेरी पढ़ाई जो है वो मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में, उस समय हिंदी स्कूल हुआ ही नहीं करता था, अंग्रेजी भी स्कूलें नहीं थी, कुर्ला में बीएमसी स्कूल होती थी। बीएमसी। तो बीएमसी के स्कूल में 7th तक, 7 तक वहाँ पर मैं पढ़ा। उसके बाद माटुंगा के दयानंद बालक विद्यालय के वहाँ मैं 11 तक पढ़ा। और 11 पास होने के बाद उसमें मैट्रिक 11th होती थी। अच्छा। और वो पास होने के बाद फिर मैं खालसा कॉलेज से बीए किया और रूपारेल कॉलेज से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एलएलबी करके मैं छोड़ दिया और राजनीति करना शुरू। तो आप एलएलबी किए हुए? एलएलबी तो नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने वो 3rd ईयर किया नहीं, तो इसलिए एलएलबी पूरी किया। लेकिन आपकी रुचि थी कि मैं एक अच्छा वकील बन जाऊं? यस। हाँ, मेरे उस ख्याल से समय ऐसा था कि स्पोर्ट्समैन थे, अच्छी सेहत थी और अच्छा बॉक्सर था। मैं यूनिवर्सिटी का चैंपियन बॉक्सर था। एथलीट्स में हम लोग थे सभी। और पुलिस में जाने की एक जिज्ञासा थी, तो नियम और कायदा हाँ। क्या होता है उसे समझने के लिए लॉ कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद यूथ कांग्रेस ज्वाइन करके फिर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और वो काम कर। अच्छा, यूथ कांग्रेस आपने एनएसयूआई ज्वाइन किया, उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। मेरा डेटा, और आप भी अब बताएंगे कि सही है कि नहीं, आपके दादाजी और पिताजी दोनों जनसंघ में थे। उस समय जनसंघ की निशानी दीपक रहती थी, तो काफ़ी सक्रिय और काफ़ी एक्टिव थे। ये सच है? नहीं, एकदम सच है। हाँ, लेकिन कि मेरा इसी में एक सवाल है। अगर ये सच है तो, अगर ये सच है तो अगर पिताजी और दादाजी जनसंघ के इतने सक्रिय और आपने एनएसयूआई और कांग्रेस को क्यों चुना? क्योंकि ये तो विपरीत थी। नहीं, देखिए उस समय ऐसा था, मुझे लगता है हम छोटे रहे होंगे, हमने देखा है पिताजी को भी और दादाजी को भी जनसंघ की सभाओं में जाना, अटल जी की सभाओं में जाना। पिताजी वगैरह सब जब मुंबई में अटल जी का चौपाटी वगैरह पे होता था, तो छोटे थे, गाड़ी में हम भी बैठ के गए अटल जी को सुनने के लिए। और कांग्रेस में रहते हुए भी मैं अटल जी को सुनने गया हूँ। अच्छा। कांग्रेस का मैं नगर सेवक होते हुए भी अटल जी को मैं सुनने गया हूँ। तो अटल जी की एक अपनी प्रतिमा थी। अब पिताजी और ये आरएसएस और जनसंघ से प्रभावित थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आज ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवाद है वो आरएसएस में और जनसंघ में ही था, जो आज भारतीय जनता पार्टी में परिणित हुआ है। तो शायद उससे प्रभावित हुए होंगे। मैं अब बता नहीं सकता कि किस प्रभाव से वो सक्रिय रहते थे। और सक्रिय के साथ उस समय दीपक लेकर जो चुनाव लड़ते थे वो जीत भी नहीं पाते थे, लेकिन वो उनका प्रचार प्रसार, उनको वोट दिलवाना, उनकी मदद करना, आर्थिक सामाजिक जो भी मदद कर सकते थे वो करते थे। अपने बचपन से देखा। लेकिन जब हम कॉलेजेस में मैं जाना शुरू किया तो मैं संजय गांधी से प्रभावित हुआ। संजय गांधी का एक ऐसा आक्रामक व्यक्तित्व था जो व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो आप उससे प्रभावित हो गए? प्रभावित होके, संजय गांधी से प्रभावित होके मैं कांग्रेस में जुड़ गया। अच्छा, आप 1992 में कांग्रेस के चुनाव से, टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए जी। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक बात बताइए, आप 5 साल आपने काम किया, आप उसी क्षेत्र से 5 साल, आप कुर्ला से, मुझे नहीं पता वार्ड का क्या संरचना है, लेकिन आप वहाँ से जीते। लेकिन अगले टर्म में फिर से आप नगर सेवक का चुनाव लड़े और आप हार गए। तो ऐसा माना जाता है, जैसे बाहर के लोग, जैसे मैं कुर्ला का नहीं हूँ, तो बाहर के लोग यह मानते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया होगा इसलिए हार गए। तो इस सच्चाई क्या थी, कैसे आप हार गए? सही बात है आपकी, क्योंकि राजीव जी, हमारे जो स्वर्गीय राजीव प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने महिलाओं का जो 33% महिलाओं का और रिजर्वेशन उन्होंने लाया कि जिला परिषद, महानगर पालिका, पंचायत सारों में एक रिजर्वेशन लाया, महिलाओं का, ओबीसी, ये सारा।
वो फर्स्ट टाइम ही अच्छा, वो 97 में फर्स्ट टाइम आया था रिजर्वेशन। 92 से शुरू हुआ और ये 97 में जो मेरा वार्ड था वो ओबीसी हो गया। अच्छा। और मेरा ही नहीं, मेरे बगल के 5 वार्ड मुझे जाके मैं रहता था कुरला में, आधे साइन से लड़ना पड़ा। एक मुद्दा क्रमांक 1, मुद्दा क्रमांक 2 ये था, वहाँ पे आबादी मुस्लिम लोगों की ज़्यादा थी जो कि कांग्रेस के वो प्रो थे, कांग्रेस के सपोर्टर्स थे। लेकिन 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तोड़ी गई थी, जिसका उन्हें ये था कि कांग्रेस वालों ने इसे तोड़वाया क्योंकि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और वो रोक नहीं पाए। वो रोष था कांग्रेस के ऊपर। और समाजवादी मुलायम सिंह यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री थे जब कल्याण सिंह को बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई कार सेवकों को मारने का काम किया। और उनको लगा कि हमारे खैर खा जो हैं वो समाजवादी के लोग हैं। तो उन मुस्लिमों ने, जो कि मैं 5-6 वार्ड छोड़कर जाके लड़ा था, तो उन्होंने समाजवादी का सपोर्ट किया। और आपको एक बात बताऊं, मैं 97 में चुनाव कारपोरेशन का हारने के बाद स्वर्गीय मुरली देवराज जी ने मुझे 99 में उसी क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि मैं हार जाऊंगा क्योंकि शरद पवार अलग हुए हैं, हमारे यहाँ घाट के भी लोग हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी बना ली थी 99 में। मैंने कहा घाट के लोग हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग हैं जो कि हमसे अलग हो गए। फिर भी मुरली देवरा ने कहा कि तुम एक लड़ाकू कार्यकर्ता हो, तुम्हें ही लड़ना है। और मैं 99 में वहाँ पर विधानसभा लड़ा, नेहरू नगर विधानसभा क्षेत्र उसे कहा जाता था, जिसको कभी प्रतिनिधि स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी ने किया था, अंजना भाई मगर ने किया था, भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री बाबा साहब भोसले ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और वहाँ से मैं जब 99 में चुनाव लड़ा और फिर भी मैं हारा, समाजवादी का वहाँ से उदय हुआ और मलिक नवाब वहाँ से विधायक बने। अच्छा, मतलब आप एक बार और विधायक का लड़ चुके हैं। 99। हाँ, ये डेटा में बहुत कम आता है, बहुत कम जगह मिलता है। क्योंकि मेरी पार्टी को, मेरे अध्यक्ष को मुझ पर भरोसा था कि ये कारपोरेशन हारा नहीं, किन कारणों से हारा। अगर मुझे मेरा वार्ड मिला होता तो निश्चित तौर से उसे मैं जीतता, क्योंकि मेरे गुरु थे राम मनोहर त्रिपाठी और एक गडरिया समाज के थे काका साहब थोरात, जो वहाँ से 85 से वो एमएलए थे। तो किस प्रकार से लोगों तक जाकर उनका काम पूछकर काम करना, वो मुझे सिखाया गया। और मैंने यहाँ भी किया, कुरला में भी, और वही काम मैं डिंडोसी में भी आकर किया। डिंडोशी से, अच्छा आपने नाम छेड़ दिया डिंडोशी का। 2009 में आप डिंडोशी आए। डिंडोशी की सीट पे एकाएक कांग्रेस के रूप में आपको कुरला से यहाँ लाना, कहीं ना कहीं आपको पहले लगा होगा कि मुझे इतना दूर कुरला से डिंडोशी क्यों लाया जा रहा है, और डिंडोशी वासियों में ऐसा होगा कि बाहरी उम्मीदवार क्यों। तो ये इतनी तकलीफें थी आपके लिए, नया क्षेत्र, डिंडोशी वाले के लिए नया आदमी, वो भी बाहर का आदमी, तो फिर भी आप चुनाव जीत गए और अच्छे वोटों से जीते। इसका क्या समीकरण है आपके पास कि मतलब लोग मान भी गए और आप जीत भी गए? नहीं, देखिए ऐसा था कि मैं कलीना की सीट मांग रहा था। हाँ। और हमारे उस वक्त के मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी वहाँ से विधायक थे और वो अपनी विधानसभा में लड़ना चाहते थे। पार्टी ने निर्णय लिया, और नहीं, वो अध्यक्ष नहीं थे, गुरुदास कामत जी अध्यक्ष थे, मुंबई के अध्यक्ष उस समय गुरुदास कामत जी थे। तो पार्टी ने निर्णय लिया, हाईकमांड ने निर्णय लिया कि उत्तर भारतीयों की तादाद डिंडोसी विधानसभा में ज़्यादा है, तो राजन सिंह को वहाँ से विधानसभा लड़ाया जाए। और देखिए, एक उम्र होता है, एक समय होता है, और मैं विरोधी पक्ष नेता मुंबई महानगर पालिका में था उस वक्त। 2004 से मैं लगातार 12 तक रहा और 9 में ये चुनाव था।
तो मैंने परवाह नहीं किया और 100% कॉन्फिडेंस से आया कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैंने विरोधी पक्ष नेता रहते हुए मुंबई शहर का काम किया है और मुंबई में जो भी उत्तर भारतीय समाज हो या हिंदी भाषी समाज हो, वो राजहंस सिंह को कहीं न कहीं अखबारों में, कहीं न कहीं टीवी टेलीविजन में, के कहीं न माध्यम से कहीं देखता था। माध्यम से वो देखते हैं, जानते हैं कि काम करने वाला आदमी है। मुद्दा क्रमांक एक। दूसरा, वो सर क्या है जो हर दर पे झुके, और वो दर क्या है जो यहाँ पर सर ना झुके। क्या बात है। तो मैं तो इसकी परवाह कभी नहीं किया पूरी जिंदगी में। हाँ। पार्टी ने जो आदेश दिया, आकर मैदान जंग में हम भिड़ गए और वहाँ की जनता ने प्यार दिया और आशीर्वाद दिया और 2009 में जीत गए। विधायक हो गए। अच्छा, 2009 में आप जीते, उसके पहले की डिंडोशी की हालत थोड़ी ख़राब थी। 2009 के बाद 2014 के बीच में इतने शौचालय, इतने मंडप, इतने शेड, बहुत कुछ बने। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, डिंडोशी में शौचालय इतने ज़्यादा बना दिया आपने कि एक क्रांति हो गई कि हर जगह शौचालय 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 हो गए। वो डोंगर पे जाने, पहाड़ पे जाने वाले लोग, वो सब बंद हो गया था। इतना मेहनत करने के बाद भी 2014 में आप हार जाते हैं। हारने का कारण, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजहंस सिंह जी काम बहुत अच्छा करते थे, लेकिन एक ही चीज था, वो बहुत ही गुस्सैल टाइप के थे और बहुत भड़क जाते थे, जो कि मैं आपसे बहुत बार मिला हूं। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप एज ए जाति वाइज भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते, आदर करते, लेकिन ये अफवाह है। मतलब भले आपसे कोई पत्रकार ये सवाल पूछ रहा होगा, नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन मेरा था कि मैं पूछूंगा आपसे कि 2014 में हारने का कारण कुछ और था कि आपका कड़क बोलना था। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 बातें हैं उसके अंदर। यहाँ पर उस वक्त, आज भी है वो नेता, कुछ तो है कांग्रेस के, वो शिवसेना के पेड वर्कर थे, गजानन कीर्तिकर के पर्सनल। अच्छा। जो कि पैसा लेकर कांग्रेस को हराने का काम करते थे, और आज भी जब मैं आया था तो मुझे भी हराने का काम कर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई अलग आदमी है। मैं सबको पहचान रहा था, सबको देख रहा था। हाँ। पूरी चुनाव में। हाँ। क्योंकि ये अपनी जो उनकी वो कहते हैं कि वो सारा गिरवी रख चुके थे कीर्तिकर के पास। हाँ। यहाँ से कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता था। हाँ। भाई देखिए, वहाँ पे जब पूरी विधानसभा बड़ी थी तो राम पंडाल जीते। हाँ। जीते थे। हाँ। मेरे साथी थे, यूथ कांग्रेस में हम साथ में काम करते थे। DN चौलकर उसके पहले जीते थे। और उसके बाद यहाँ से लड़ाया गया चंद्रकांत त्रिपाठी को, इन्हीं लोगों ने हरवाया। हाँ। वही लोग थे वो जो अपने आप को मत्तेदार समझते थे। उनको लगा कि मैं चंद्रकांत त्रिपाठी हूँ, उनको लगा मैं राम पंडागले हूँ, उनको लगा मैं मैं हूँ नहीं। मैं पहली बात कौम का हूँ ठाकुर जी। दूसरी बात, मैं कोई यहाँ पर पैसा कमाने नहीं, सेवा करने आया था। हाँ। मेरे बाप दादा की 500 भैंसों का तबेला था, आर्थिक व्यवस्था हमारी सब ठीक थी। हाँ। यहाँ पे मैंने देखा कि कुरला और कुरार हाँ। में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ किलोमीटर का फर्क है। हाँ। 28 और 22 किलोमीटर का फर्क है। हाँ। स्लम वही है, लोगों की समस्याएं वही है, तो उनकी समस्या छुड़वाना वो मेरा काम था। वो मैंने भरपूर मेहनत करके किया। एक दूसरी बात, मैं नाराज होता था, गुस्सा करता था पक्का अधिकारियों पे, क्योंकि एक गरीब आदमी अगर कोई अपना घर बना रहा है तो हमारे जो कार्यकर्ता बन के घूमते थे वो उसको कंप्लेन करके पैसा लेना चाहते थे। तो उनको डांटना मेरा काम था और उस अधिकारी को भी डांटना काम था। 10 बाई 10 का उसका बेचारे घर है, अगर वो घर बना रहा है अपना, एक महानगर पालिका के नियमानुसार 14 फुट का 15 फुट का, आप उससे 5,000 और 10,000 का डिमांड कर रहे हैं। वो गरीब आदमी की तो महीने भर की पगार हो जाती थी, तो ये पाप कहाँ जाएगा। सही बात है। तो वो अफवाह फैलाना शुरू किए कि ये बहुत ही गुस्सैल आदमी। हाँ। एक बात, हाँ। हारना गुस्से से और उससे नहीं। हाँ। नारायण राणे जैसे, हाँ। मेरे से भी बहुत गुस्से वाले आदमी मुख्यमंत्री तक चले गए। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। वो स्वभाव होता है। हाँ। बहुत लोग मीठी बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे भी उत्तर भारतीय नेता है। हाँ।
बहुत प्यार से आप बात करेंगे, आपसे खूब इतनी बात करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब हमारे स्वभाव में नहीं है। हाँ ईश्वर ने हमको यही स्वभाव दिया है, हाँ वो ये समझने का कि ये फर्जी आदमी है कि सही आदमी है। हाँ फर्जी आदमी मेरे पास टिक नहीं पाता। नहीं अच्छा, मैं दिमाग, दिल और जबान से एक ही बात करता हूँ। हाँ दिल में कुछ और है, जबान में कुछ तीनों और जगह है, अलग नहीं दिमाग है। में कुछ और है, वो नहीं। उस वक्त 14 में भारतीय जनता पार्टी की लाट थी, एक तूफान, हाँ एक आप समझिए कि एक सुनामी थी। सुनामी आ रही थी। हाँ उस सुनामी में भी हमारे जैसे लोग हिम्मत करके अपनी सीट पर डटकर लड़ाई लड़े, और यहाँ पर हमारे छोटे भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पहले भी थे, चुनाव के पहले भी थे, बनारस का ही रहने वाला मोहित कंबोज, हाँ उसे यहाँ पर जो दे दिया गया। हमारा उत्तर भारतीय समाज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकदम टन ले चुका था, उस कारण मैं हारा हूं। मैं किसी को भी आज भी वही तेवर है, तेवर ये बदल नहीं सकता। अब तो मरने के साथ ही तेवर जाएगा। हाँ लेकिन आज भी किसी को भी कोई हमारा आम कार्यकर्ता है या कोई रहवासी है जो भी काम लेकर आता है, आज मैं एक चैलेंज करके कहता हूं आपसे कि आपकी टीम पता करे डिंडोसी विधानसभा में आज का जो विधायक है, उससे ज़्यादा मैं फंड यूज कर रहा हूं, उससे ज़्यादा मैं आज भी काम कर रहा हूं। जो भी आता है उसका काम करना, ये मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। हाँ बराबर है। जनता के टैक्स पेयर का पैसा सरकार के पास और महानगर पालिका के पास जाता है, जनता ही चुनती है और जनता का ही काम करना होता है। तो उन्हीं का पैसा उनके दरवाजे तक लेके जाके काम करना, ये कोई मैं मेहरबानी नहीं करता। या कोई भी जनप्रतिनिधि जो कहता है कि मैं का मतलब होता है घमंड, मैं ये करूंगा, वो गलत बात है। तो आज भी जो विधायक है यहाँ पर, मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे, हम साथ में महानगर पालिका से लेके यहाँ तक, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं फंड इस्तेमाल करता हूँ। वो भी मेरे पास लोगों को भेजते हैं कि भैया इनका काम कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई साहब, आप यहाँ से विधायक हैं, आप काम करिए। तो कहते हैं मेरे पास फंड कम है, आप सत्ता में हो इसलिए आपका ज़्यादा है। ज़्यादा है। उनकी बातों को भी मानता हूँ, करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ समय के बाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में प्रवेश किया। कांग्रेस से बीजेपी में आप प्रवेश करना चाहते थे कि बीजेपी चाहती थी कि ऐसे होनहार लीडर को मैं ले लूं? नहीं, ऐसा नहीं था। 2017 में जो मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उनके साथ मेरी जमी नहीं, अनबन हुई। और उनके साथ दो चार और लोगों ने मिलकर, क्योंकि मेरी जो आक्रामक तरीका है बात करने का, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं। वो अध्यक्ष का काम ऐसा था कि उसके पहले मैं मुरली देवरा मुंबई के अध्यक्ष, उनके साथ काम किया था। गुरदास कामत, स्वर्गीय डायनामिक आदमी, एक आक्रामक नेता, बहुत ही आक्रामक तरीके से काम करने वाले, उनके साथ मैं काम किया था, जो कि मेरा स्वभाव उनके साथ जुड़ता था और मैं उनके साथ जमकर काम करता था। हम मोर्चा भी निकालते थे अगर सरकार के खिलाफ है, किसी खिलाफ, तो 5,000 10,000 के नीचे गुरदास कामत उस मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं होते। और जो अध्यक्ष बने वो 100 लोगों को लेकर सरकार के खिलाफ मिली जुली खेल करने का काम करने लगे। हमने कंप्लेन किया, ऊपर जाकर हमने राहुल गांधी जी से कहा कि आप हटाइए, हम मैं अकेला नहीं, 4-5 विधायक हम गए कि इनको हटाइए यहाँ से, नहीं तो फिर कांग्रेस का सर्वनाश हो रहा है। और पृथ्वीराज चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे, वो आधा सर्वनाश वो कर रहे हैं, इन लोगों को हटाइए। हाँ। मानने को तैयार नहीं, फिर तो कोई चारा नहीं है। मैंने, मेरे मित्र मेरे साथ महानगर पालिका में काम किए, उस वक्त आदरणीय आशीष शेलार जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष थे। मैं उनके पास गया और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपका सर स्वागत है, ले गए। उस समय हमारे आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे नेता जो आज हैं, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी,
उनके पास मैं गया और मैं कहा, वो मुझे जानते थे, वो 2009 से 14 तक हमारी सरकार थी, उसके अंदर फडणवीस साहब विधायक थे, वो मेयर रह चुके हैं नागपुर नागपुर से। मैं 8 साल तक विरोधी पक्ष नेता मुंबई का था, महानगर पालिका का, तो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब क्या चाहते हो? हाँ मैंने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कि मैं चुनाव ही लड़ना, मैं लड़ाकू आदमी हूँ, हाँ। मुझे चुनाव लड़ना है। और उन्होंने कहा जाइए आप फिर डिंडोसी में आपको प्रभारी बना देते हैं, आप जाकर वहाँ पर काम कीजिए। और मैं तब से काम कर रहा हूँ। मैं खुद गया, हाँ, पार्टी ने नहीं। पार्टी ने नहीं बुलाया। अच्छा, आप अपने पूर्व अध्यक्ष का नाम नहीं ले रहे थे, तो मैं नाम लेके एक सवाल उनके बारे में पूछ लेता हूँ। 2024 में आपकी शिवसेना और बीजेपी की युवती वाली सरकार ने विधायक के कैंडिडेट के रूप में माननीय संजय निरुपम जी को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्या इसका कारण डिंडोशी के बीजेपी ने बगावत की कि गलत कैंडिडेट को दिया है, या सिंधे की सेना ने बगावत की कि गलत आदमी को टिकट दे दिया है? कारण क्या था? देखिए, उसका कारण ये है कि बीजेपी ने बगावत नहीं की, न सेना ने बगावत की। अगर सेना और बीजेपी बगावत की होती तो 70,000 वोट नहीं मिलते उनको। पहली बात तो ये। सबसे बड़ी बात क्या थी वहां पर, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं। 2019 में मुझे चुनाव यहां से लड़ना था, मुझे आदेश भी हुआ था कि आप जाके वहां पर काम करो, और युति हो गई। फिर नेताओं का आदेश हुआ कि आपको युति में प्रचार करना है। आप कभी भी अपने यहाँ पे सुनील प्रभु जी को बुला लीजिए और पूछिए कि राजन सिंह ने क्या किया। जो आदमी को मैंने 2009 में हराया था, 2014 में मुझे उसने हराया था, मैं 2019 में उसको हरवाना चाहता था। पार्टी का आदेश हुआ आप काम करिए, और मैंने जमकर उनके लिए काम किया और जिता के लाए आप। मैं ये नहीं कहूँगा मैं जीता, उनके भाग्य में आपने, था। हाँ, जनता ने उसको पसंद किया, वोट दिया। मैं जितनी मराठी में कहते हैं कष्टाची पराकाष्ठा करू सकता ते केला मैंने किया और लाया। उसके बाद फिर 2024 में इन महाशय जी को भेजा गया। ये आए तो सबसे पहले इन्होंने मोदी जी को जो जो गालियां दी थी वो सारा घूमने लगा। इन्होंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब उस वक्त के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि उनके बेटे के माथे पर लिख देना चाहिए कि तुम्हारा बाप गद्दार है। ये सब होते हुए भी मैं तो आदरणीय शिंदे साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ कि ये सब सुनते हुए जानते हुए भी उन्होंने पार्टी में लेकर उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ा। उनके बेटे का भी मैं सम्मान करना चाहूँगा कि जिसके माथे पे गद्दार लिखने की बात कही गई थी। जो भी मोदी जी को जितनी गाली थी, इससे भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना के जो कार्यकर्ता बहुत नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर की गई। संजय निरुपम जी मेरे ऑफिस में आए, मैं मिलने नहीं गया उनसे, आए, उन्होंने कहा कोई नाराजगी, मैंने कोई नाराजगी नहीं, युति है, पार्टी ने कहा है तो हम आपका काम करें, और लोगों ने काम किया। लेकिन सुनील प्रभु का उस वक्त हो सकता है कि यहाँ पे इनकी एंट्री हुई, वो काम किया था, और हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका नुकसान किया, लोगों को लगता है कि शिवसेना के लोगों ने नुकसान किया। मेरी नज़र में जब तक मैं यहाँ पे रहा और जो काम किया, तो वायकर को हम चुन के लाए थे। रविंद्र वायकर जी को डिंडोसी में बहुमत मिला था, वही इनको मिलता जी। लेकिन कुछ तो सारी मेहनत करने के बाद कुछ ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए इंसान को। जी सर, आपसे एक सवाल ये है कि नगर सेवक का चुनाव जो आज हो रहा है, ये 3 साल पहले होना था। जब 3 साल पहले होना था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिट है उत्तर भारतीय मोर्चा, जिसके प्रभारी आचार्य पवन त्रिपाठी जी गुरुजी हैं। आपको उस समय एक कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था, जो था चौपाल जी। 3 साल पहले जब चुनाव आने वाला था, उस समय पूरे मुंबई में चौपाल बाटी चोखा के साथ चौपाल खूब चला। लेकिन आज जब चुनाव चालू हुआ है, 1 महीना पहले भी देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, ना कहीं चौपाल हो रहा है, ना कहीं बाटी चोखा हो रहा है।
इसका कारण कहीं ना कहीं परप्रांतीय जो मुद्दा चल रहा है, भाषा का जो मुद्दा चल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको हवा नहीं दे रही, या क्या कारण है? हो सकता है, हो सकता है। भाई ऐसा है कि उस वक्त पार्टी का आदेश था, प्रभात लोढ़ा जी आदरणीय वो अध्यक्ष थे, उनका आदेश हुआ। मुख्यमंत्री जी जो पहला कार्यक्रम हुआ डिंडोसी में, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, वो आए और चौपाल का उद्घाटन किए। चौपाल पूरा 850 चौपाल पूरे मुंबई शहर मुंबई में में हुआ। उसके बाद इस चौपाल को मैं ये नहीं कहूँगा कि रोका गया, जरूरत नहीं समझी गई। कुछ माहौल ऐसा होता है, देखिए हम उत्तर भारत से आए हुए लोग हैं, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई महाराष्ट्र, तो मुंबई मूल मराठी लोगों की है, जो कि ये मूल निवासी हैं। तो हो सकता है पार्टी को ये लगा हो, या हो सकता है कि आज का माहौल ऐसा बना है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं और मराठी सम्मान की बात कर रहे हैं, मराठी अभिमान की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि मुंबई टूटेगी, गुजरात में मिला दिया जाएगा। तो हो सकता है कि पार्टी ने सोचा हो कि इस समय कोई भी गुजरातियों का या राजस्थानियों का या उत्तर भारतीयों का या जो जिसे परप्रांतीय कहा जाता है, पर जो अलग प्रांतों से आकर यहाँ पर बसे हैं। मैं तो 5 पीढ़ी से हूँ। मैं महानगर पालिका में कहता था शिवसेना के लोगों को कि कोई चिपलुन से आया, कोई कराड़ से आया, कोई कोकण से आया, कोई रत्नागिरी से आया, कोई लातूर से आया, मैं मुंबई में पैदा हूँ, मुंबई कर मैं हूँ। क्या बात करते हो आप? बात नहीं करना इस प्रकार की, क्योंकि मुंबई मेरी है, इस मुंबई में जन्म मेरा हुआ है और 5वीं पीढ़ी है। मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ, आज पोता भी मेरा यहाँ पैदा हुआ है। तो मुंबई, लेकिन आपके सरनेम से आपको आंका जाता है। मुंबई महानगर पालिका, मैंने मजाक में कहा, मेरे साथी ऐसे भैया करके मजाक भी करते थे कभी कभी भाषण में, उन्होंने कहा तो मैंने ये कहा कि मैं आज से अपना नाम राजहंस सिंह मोहिते पाटिल रख रहा हूँ भाई। हाँ। मजाक में मैंने भी जवाब दिया। हाँ। खैर वो आपस की बात होती थी। हो सकता है कि जो जिस प्रकार से ये मराठी भावना को भावनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो पार्टी ने भी सोचा होगा कि भैया विचारवंत लोग हैं पार्टी में, बड़े बड़े सोचे होंगे, हाँ, कि नहीं किया जाए, कि थोड़ा सा इसको साइलेंट करके। क्योंकि आज आप एक बात याद रखिए कि जिसे भी परप्रांतीय कहा जा रहा है मुंबई शहर में, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है। हाँ। और महानगर पालिका में वोट देगा, और मुंबई महानगर पालिका में युवती की मेयर बैठेगा, वो भगवा फहराएगा। अच्छा, आपने अभी 2 बार बोला कि मैं मुंबईकर हूँ, आपने कहा। आखिर में एक मुंबईकर होने का कोई ऐसे समय सीमा है कि आप इतने टाइम मुंबई में रहना चाहिए, या ऐसा कुछ है कि आपको यह भाषा आनी चाहिए, या ऐसा कुछ है कि आपका व्यापार यहाँ होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है कि आपका घर, प्रॉपर्टी, या इतने साल आपकी, जैसे आप बोले कि 2-2 पीढ़ियां आप है, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है जहां पे लिखा रहता है कि मैं मुंबई करूं? इसका सर्टिफिकेशन है कैसे? एक परप्रांतीय कैसे बोलेगा कि मैं मुंबई करूं? देखिए ऐसा है कि मुझे याद है, मैं जब बीए में था और मैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने गया, पैदा मैं यहीं हुआ था। हाँ। मेरे पिताजी भी यहाँ पैदा हुए थे। हाँ। तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया। अच्छा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि 15 साल से आप लगातार इस शहर में आप रह रहे हैं। ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता। आज भी अगर कोई सरकारी नौकरी या सरकारी कॉलेजेस में दाखला आपको चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मियाद होती है 15 साल, 10 साल, 15 साल। लगातार आप मुंबई शहर में हैं। अब मुंबईकर की परिभाषा ये है कि देखिए, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में कोई रहता है, वहाँ की भाषा बोलनी ही चाहिए। वहाँ की भाषा आती है तो हमें काम करने में आसानी है, धंधा करने में आसानी है, हमें रहने में आसानी है। ये तो सभी को ये मानकर चलना चाहिए कि जिस हम प्रदेश में रहते हैं
वहाँ वहाँ की की भाषा भाषा आनी चाहिए, और उसका सम्मान भी सम्मान भी करना चाहिए, ये सही बात है। यस। तो आप कह रहे हैं कि अगर डोमिसाइल है मेरे पास, अगर 15 साल से मैं यहाँ हूँ या तो मेरे मुंबई बच्चे कर को हूँ है, मैं। तो हम मुंबईकर हैं। मुंबई कर क्या, महाराष्ट्र का रहवासी हो चुका हूँ अच्छा, तो 15 साल का अवधि आप एकदम मान्य करके दे रहे हैं कि मैं। जी उससे हम मुंबईकर हैं। जी। बहुत बढ़िया। आप विधान परिषद में जाने के बाद आपने बहुत से सवाल उठाए, एक दो सवाल मैंने लाया है। आपने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था कि 108 अनधिकृत लॉज एंड होटल है जो कंप्लाइंस पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यात्री जो वहाँ रहते हैं, कल कुछ हो सकता है तो कहीं ना कहीं लोगों पे अत्याचार हो सकता है, आग लग सकती, तरह तरह के अलग अलग चीजें हैं। यह क्या मुद्दा था? ये ऐसा कोई मुद्दा आपका पर्सनल था या सचमुच ऐसे मुंबई में कुछ इशू है बड़ा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये मुंबई का नहीं, कुर्ला का इशू है। हम्म। कुर्ला में एलबीएस मार्ग पे हम्म। गैरेजेस थे, हम्म। भंगार की दुकानें थी। हम्म। वो गैरेजेस और भंगार की दुकानें थी, बीकेसी में एम्बेसी आ गई, अमेरिकन एम्बेसी, हम्म। यूरोपियन एम्बेसी, हम्म। सारी एम्बेसी वहां आ गई। हम्म। लोगों को पूरे देश से 140 करोड़ की इस देश में आबादी है, मैं मानता हूं कि कम से कम रोज उस बीकेसी में एम्बेसी से वीजा लेने के लिए हजारों हजारों लोग आते हैं। अच्छा। मैं सवेरे रोज जाता हूं टहलने के लिए, तो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर कम से कम 1000 से 1200 अच्छा। लोग खड़े रहते हैं। हम्म। अमेरिकन एम्बेसी के लिए स्टूडेंट्स हैं, हम्म। किनके माँ बाप को मिलने जाना है, बहुत सारी बातें होती हैं। हम्म। तो ये जो कुर्ला कुर्ला से लग के बीकेसी है, हम्म। इन्होंने सारी भंगार की दुकानों को होटल बनाना शुरू कर दिया अच्छा। और कमरों का होटल बनाना शुरू कर दिया। अनथराइज बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, कमरे बन गए। सांता क्रूज में एक होटल है, गैलेक्सी ऐसा कुछ नाम है, आई थिंक गैलेक्सी नाम था। आग लगी और 4 गुजरात के आए थे नागरिक जो रह रहे थे बेचारे, एयरपोर्ट उनको जाना था, वो 4 के चारों मर गए। आपकी एक बिल्डिंग बनती है तो फायर सेफ्टी होता है उसके अंदर, कंप्लाइंस होता है। कंप्लायंस और फायर एनओसी लेनी होती है। हम्म। ये सारे 2-2 3-3 माला बनाकर, कमरों का होटल बनाकर, वहाँ पे आप किचन भी चल रहा है, और एक दो नहीं, और महानगर पालिका हमारे एल वार्ड के लोग पैसा खा खा के 2 साल 3 साल में वो पैसा लेकर चला गया, मर गई। तो वहाँ पे जो बाहर के लोग आ रहे हैं। जो वीजा लेने के लिए आए हैं, हम्म। वो बेचारे मरेंगे। एलबीएस पे आप बीकेसी से लेफ्ट जैसे मारेंगे, पूरा एलबीएस साकीनाका तक यही चालू है। अच्छा। और जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो चाहे नगर सेवक हो और महानगर पालिका, पैसा ले लेकर ये काम करने का, वो मैंने मुद्दा उठाया। होटल बनने से मुझे कोई नाराजगी नहीं, मैं नॉनवेज खाता नहीं, सब नॉनवेज की होटलें हैं, हम्म। मैं वेज वाला आदमी। हम्म। उनको कंप्लायंस पूरा करें, उनको परमिशन दिया जाए, परमिशन से बनाए 6 फुट जो 3 मीटर 6 मीटर छोड़ के बनाया होता है वो बने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके, होटल बनाए, किसी को कोई रोक नहीं। अनथराइज 2-2 3-3 माला बनते चले जा रहा है, क्या हाल होगा कुर्ला बीकेसी से लग के। इसलिए मैंने उसे उठाया था। आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार मेरी है, हाँ, सरकार आपकी है। महानगर पालिका भी प्रशासन हमारा है। हाँ। आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण इसका? कारण पैसा है। तो आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी लोग ऐसे हैं जो पैसे लेने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पार्टी में लोग ऐसे हैं जो पैसा लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे। वहां से महानगर पालिका में आ गया कि या कार्रवाई करिए। महानगर पालिका के जो वार्ड अफसर से लेकर अधिकारी हैं, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 4 को नोटिस दे दिए, 8 को कोर्ट में भेज दिए और पैसा लेकर बैठ गए। तो वहां का जनप्रतिनिधि चल अभी भी ऐसे ही रहा है। चलो अभी भी। लेकिन एक बात बताइए ना, ऐसे अनधिकृत काम जो हो रहे हैं उसको एक इतना तेज तर्राक नेता अगर उठा रहा है, बात विधान परिषद में उठा रहा है। देखिए ऐसा है, आप मेरी बात समझिए, मैंने अपने जो कर्म था मैंने कर दिया। कल यहाँ पर कोई भी दुर्घटना होगी तो ये मुझे आरोपी के पिंजरे में नहीं लाया जा सकता कि आप कुर्ला में ही रहते थे, आपने देखा और नहीं। आपने ये क्या किया है। मैंने अपना काम किया, अब सरकार अपना काम करे और महानगर पालिका अपना काम करे। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका। अच्छा, आप एक मुद्दा और उठाए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
बीएमसी में उठाया था आपने कि जो फुटपाथ पे ठेले लगा रहे हैं या फुटपाथ पे जो धंधे लगा रहे हैं, उसकी कोई नीति बनानी चाहिए जहाँ पे उनका रोजगार भी चले, लेकिन आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, उनका भी एक अच्छे से सुगम रास्ता बने, जो सरकार ने दिया है, जगह दिया है, उनको भी तकलीफ ना हो। वो नीति के बारे में क्या था? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उठाया था उसे। नहीं, देखिए, हॉकर्स पॉलिसी हम्म, बन रही है। जब मैं विरोधी पक्ष नेता था तब 2012, से। तब से बन रही है। हम्म, आज तक हॉकर्स पॉलिसी बनी नहीं। मुंबई में हम्म, कोई आदमी, स्लम में रहने वाला गरीब तो बेचारा रहता ही है। हम्म, यहाँ पर तो 30-30 माले पे और 5-5, 8-8 करोड़ का फ्लैट लेके भी लोग रहते हैं। उनको भी चलना मुश्किल हो रहा है। हम्म, तो ऐसी पॉलिसी लाई जाए। हॉकर्स अगर बिल्डिंगों के पास है या स्ट्रीट में है, जहाँ पर सोसाइटीज है, तो क्यों है? क्योंकि उस बिल्डिंग के लोग जाकर उस हॉकर से ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उसका बराबर। धंधा हो रहा है। हाँ आप उनको एक तरीके से बैठा दीजिए, पिच देकर, जी। उतना जगह हो जाए जिससे आने जाने का फुटपाथ क्लियर हो, स्टेशंस क्लियर हो, लोग, हमारे भाई बहन हजारों लाखों की तादाद में स्टेशनों पर से ट्रेन पकड़ने जाते आते और तो अपने फुटपाथ रोजगार होना के लिए चाहिए। वो बेचारे, स्टेशन पूरा ढका है, चाहे ईस्ट का हो चाहे वेस्ट का हो, सारे स्टेशन, सारे फुटपाथ हॉकर से भरा पड़ा है। तो उनको तरतीब से बैठा दिया जाए और उनका भी रोजगार चले, उन गरीब लोगों का भी। और जो जो शहरी है, जो टैक्स पेयर है, जो सरकार से लेकर महानगर पालिका तक को टैक्स देते हैं, उनको भी आने जाने का रास्ता हो। ये तो उनका अधिकार है। उस अधिकार को भी आप नहीं दे पा रहे हो तो कैसे क्या चले? इसलिए हॉकर्स पॉलिसी लाना बहुत जरूरी है। जो अभी आई नहीं है अब नहीं, तक। नहीं। जी। अच्छा, कुछ आपकी पार्टी के अलग अलग लोग विवाद देते रहते हैं, उसकी सफाई मैं आपसे ले रहा हूँ क्योंकि वो जब मिलेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा। आपके पार्टी के ही एक पुराने नेता, काफ़ी सीनियर नेता है, कृपा शंकर सिंह जी ने अभी मीरा रोड के कुछ कार्यक्रम में गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा और हम बहुत उत्तर भारतीयों को जिता के लाएंगे और उत्तर भारतीय महापौर बनाएंगे। आप इस बात का समर्थन करते हैं या बीजेपी समर्थन करती है इस बात का? नहीं, ऐसा नहीं। ये उनका व्यक्तिगत राय है। ना बीजेपी समर्थन करती, ना विरोध करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं। उत्तर भारतीय भी हैं, बिहारी भी, राजस्थानी भी। जिनको ये परप्रांतीय कहते हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी हैं। और सबको प्यार मिला, सम्मान मिला, हर चीज़ मिला। वो उनकी व्यक्तिगत राय थी, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानना चाहिए कि सारे नगर सेवक जो चुन कर आएंगे उनमें से किसको बनाना है। वो उत्तर भारतीय को बनाएंगे कि राजस्थानी को बनाएंगे, गुजराती को बनाएंगे कि मराठी आदमी को बनाएंगे, जो उसके लायक होगा। हमारी कोर कमेटी बैठेगी जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर मुंबई के अध्यक्ष से लेकर और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर सब बैठकर एक निर्णय लेते हैं, सामूहिक निर्णय। उस सामूहिक निर्णय में फैसला होगा। मैं कह दूं कि उत्तर भारतीय बनेगा, ये कैसे हो? हमारे मुख्यमंत्री अभी कल ही कहे कि हिंदू ही होगा और मराठी आदमी ही होगा। जब बार बार हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ये बात कह रहे हैं, तो मैं ये कहूं कि उत्तर भारतीय को ही महापौर बनाना है, तो इसका मतलब मैं अनुशासनहीनता का काम करूंगा, मैं करूंगा जी। किसने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुद्दा क्रमांक 1, सामूहिक निर्णय से बनेंगे जी। उस सामूहिक निर्णय तो वरिष्ठ लोगों पे ही छोड़ देना चाहिए। जी। हमें जो कार्य दिया गया कि आप नगर सेवक चुन कर लाइए, काम करिए और उनको आप वहाँ पर भेजिए, निर्णय उनको करने दीजिए। मेरा निर्णय लेने का काम नहीं। जिस दिन उस प्रक्रिया में मुझे लाया जाएगा उस दिन मुझे क्या कहना है तो मुझे कहना चाहिए। जी। तो आपने देवेंद्र जी का नाम लिया तो मेरा एक सवाल उनसे, उनके रिलेटेड ही है। सबसे पहले तो मैं मेरे ही चैनल के माध्यम से और आपके सामने भी मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक पॉलिसी, मैं बोल नहीं सकता कि गजेटेड पॉलिसी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपनी पार्टी में जो बात की कि चुनाव में ज़्यादातर
अगर नगर सेवक का चुनाव है तो विधायक या सांसद के बेटे को हम टिकट नहीं देंगे। परिवार को ही बढ़ाना नहीं है, कार्यकर्ता को भी बढ़ाना है। इस बात का मैं भी बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ और हर पार्टी के लोग सम्मान करें। और मेरा भी मानना है कि हर पार्टी को ये चीज़ करना चाहिए, बाकी कार्यकर्ता को भी मौका मिले। लेकिन इसी के साथ-साथ यह सवाल है कि देवेंद्र जी ने अगर इस चुनाव में बोला कि किसी भी विधायक या सांसद के बेटे को या परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, तो उनके ही पार्टी के एक सीनियर लीडर राहुल नार्वेकर जी के परिवार में 3 टिकट क्यों गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने ये कहा, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं या कोई भी, मैं विधायक हूँ, सांसद है कोई भी, उसका बेटा अगर 10 साल 15 साल से समाज सेवा कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है और सर्वे से लेकर उस क्षेत्र में वो प्रतिभावान कार्यकर्ता है और वो जीत सकता है। चुनाव की क्वालिटी क्या होती है? जीतने की। हाँ। वो जीत सकता है तो निश्चित उसको टिकट देना चाहिए। देवेंद्र जी का, हमारे आदरणीय नेता का ये कहना नहीं था कि विधायक का लड़का 10-10 साल 15 साल से काम कर रहा है, भाई दर्जी का लड़का दर्जी होगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा, हाँ। आर्किटेक्ट का बेटा आर्किटेक्ट हो रहा है, वकील का बेटा वकील हो रहा है। हाँ। तो बहुत ही रेयर देखने में मिलता है कि कोई एमएलए या एमपी है, उसका बेटा अब देखिए हमारे आदरणीय शिंदे साहब हैं, हाँ। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे डॉक्टर थे लेकिन आज सांसद है। तो उनकी रुचि है, वो काम कर रहे थे, 10 साल 15 साल पार्टी में काम किए और फिर इस प्रकार से उनका ये कहना था कि भाई राजहंस सिंह का लड़का, सिर्फ राजहंस सिंह का लड़का इसलिए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, विधायक के लड़के को टिकट नहीं दिया। जो कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है जनता के बीच में 10-20 साल से और वहाँ से वो जीतने की क्षमता रखता है, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। अब रही बात नार्वेकर जी की, नार्वेकर जी का भाई सेकंड टर्म कारपोरेटर है भैया, वो पहले से कारपोरेटर था और उनके परिवार की जिनको दिया गया है वो कार्य कर रही है आज 10-15 सालों से, और वो महिला सीट होने के बावजूद वो काम कर रही थी। महिला होने के नाते उसको पार्टी ने दिया है और वहां पर उनकी छवि इतनी अच्छी कि वो सीट जीत कर लाएंगे। तो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। इसी के साथ एक सवाल नया बनता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी अगर विधायक का बेटा दर्जी ही सीखेगा, आर्किटेक्ट का बेटा आर्किटेक्ट सीखेगा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है। और आप बोल रहे हैं कि इतने टाइम से अगर कोई लगा पड़ा है, सचमुच लगा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ विधायक का बेटा है इसलिए टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी बात एकदम सही है। हमारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मुंबई में है। विधायक माननीय विद्या ठाकुर जी के बेटे का टिकट कटा है, दीपक ठाकुर का, जो सेकेंड टर्म नगर सेवक है और वो लगे पड़े हैं। हमारे माननीय रमेश सिंह ठाकुर के बेटे का, जो कि नगर सेवक करंट में थे और अच्छा लोकल भी सपोर्ट बहुत अच्छा है और काम भी कर रहे थे, उनका भी टिकट कटा। तो ऐसे भी लोग हैं जहां पे वो काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ लगे पड़े हैं और वो सिर्फ किसी विधायक के बेटे हैं इसीलिए नहीं चुने, जीत के आए हैं, वो काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, वो अकेले भाग रहे हैं, तो इनका भी टिकट क्यों कटा? नहीं, देखिए पहली बात तो आदरणीय विद्या ठाकुर जी के बेटे का टिकट कटा ही नहीं, उनका क्षेत्र ओबीसी हो गया, वो बदलना चाहते थे। जो ओबीसी से जीत कर आया हुआ था नगर सेवक, उसको अब जो इनका क्षेत्र ओबीसी हो गया था वहां से ओबीसी वो लड़ाना चाहते थे और जनरल सीट पे वो लड़ना चाहते थे, लेकिन जो वहां से नगर सेवक था वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो इनके पास सीटें नहीं बची, लड़ना चाहते तो 2-4 वार्ड छोड़ के लड़ सकते थे। पार्टी उनको कभी पार्टी ने कहा कि अब भाई वो नगर सेवक वहां से है तो उसकी सीट तो पार्टी काट नहीं सकती थी, ठीक है, आप किसी भी जनरल से लड़ जाइए। तो ये नहीं गए, समीकरण नहीं बैठा, बोल रहे हैं नहीं गए। अब जैसे मैं 5-6 सीट छोड़कर चला गया, हार गया, तो ऐसी संभावना भी हो सकती थी ना कि वो सीट मैं 4-5 सीट छोड़कर अगर चले जाओ जनरल पे तो हार जाओ, तो उनकी माताजी की भी प्रतिमा मलिन होती और उनकी भी प्रतिमा मलिन होती।
मुद्दा क्रमांक ये। दूसरा, सागर सिंह की आपने बात की, जी। तो सागर सिंह की किस लिए टिकट काटी गई, वो वहाँ के विधायक और मुंबई के अध्यक्ष से ये सवाल आपको पूछना चाहिए, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, मतलब आप एक उत्तर भारतीय नेता, बीजेपी के तेज तर्राक और उत्तर भारतीय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये इसीलिए सोच रहा था कि ये सवाल पूछूं, लेकिन मैं ज़रूर आपके मुंबई अध्यक्ष या फिर अतुल जी से मैं जब मुलाकात होगी तो मैं ये सवाल ज़रूर उनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषा विवाद या परपन विवाद के चक्कर में काफ़ी उत्तर भारतीयों का टिकट कटा है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं पता नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सर्वे होता है, एक दो नहीं, तीन तीन चार चार सर्वे होता है, जिन सर्वे में जिसकी भी जीतने की एक क्षमता होती है उसे ही टिकट देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक 32-34 साल तक कांग्रेस में रहा। कांग्रेस की टिकट का बंटवारा मुंबई के अध्यक्ष तक ही सीमित रहता था। हाँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद बैठकर एक एक सीट का जायजा लेते हैं। अच्छा। ये इतनी पारदर्शिता यहाँ पे है कि वो किसी पार्टी में नहीं है। हाँ, डीप एनालाइज किया जाता है पूरा। एकदम एनालाइज करके ही जो जीतने की जिसकी क्षमता उसी को दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपका ऐसे ही चल रहा था तो मेरा एक और सवाल है। आपके बीजेपी में एक मोर्चा है जो काफ़ी उत्तर भारतीयों को जोड़ के रखा है, उत्तर भारतीय मोर्चा, जिसके अध्यक्ष ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी हैं और आचार्य पवन त्रिपाठी जी उसके ये थे, प्रभारी थे, अभी है भी। इतने अच्छे से, इतने एक्टिवली, इतना कार्यक्रम करने के बाद, इतना उत्तर भारतीयों को जोड़ने के बाद भी एक भी उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी को टिकट नहीं मिला है। उसके सामने युवा मोर्चा, जो उन्हीं का, बीजेपी का ही एक पार्ट है, उसके काफ़ी पदाधिकारियों को टिकट मिला है। तो इसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो चल रहा है वो है कि उत्तर भारतीय मोर्चा को सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए एक मोर्चा बना के रखा है। ऐसा नहीं। आपके प्रश्न का पहले मैं उत्तर दे चुका हूँ। हाँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा जीत का पैमाना सर्वे होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि ये सीनियर कार्यकर्ता इनको दे दिया जाए, ये विधायक के लड़के हैं उनको दे दिया जाए, ये सांसद के लड़के उनको दे दिया जाए, ये उनकी बहू है उनको दे दिया जाए। सर्वे एक नहीं, तीन तीन सर्वे अध्यक्ष जी अलग से कराते हैं। हमारे मंत्री महोदय आशीष सिलार जी ने अलग से करवाया, मंत्री महोदय आदरणीय लोढ़ा जी ने अलग से करवाया, फडणवीस साहब ने खुद करवाया और अध्यक्ष जी ने करवाया। तीन तीन चार चार सर्वे में जिसका नाम आगे आता है उसे देने का दिया जाता है। और आने वाली जो जनरेशन है वो युवा लोगों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनकी नई सोच होगी, नया वातावरण के साथ, नए लोगों के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा होंगे वो ज़्यादा युवाओं को जोड़कर आगे, ये देश युवाओं का है और आगे ले जाएंगे। अब हम लोग रिटायर्ड के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, युवाओं का अब जमाना होना भी चाहिए। होना चाहिए, सही बात है। अच्छा सर, ये सब के साथ साथ आपसे एक सवाल है, क्या आप पर्सनल, आप, मैं पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्या आप राजनीति में परिवारवाद को सपोर्ट करते हैं? आप चाहते हैं कि परिवारवाद हो या बिना परिवारवाद हो? नहीं, परिवारवाद तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें लेकिन, अगर मगर लेकिन किसी भी परिवार के अगर लड़के हो या लड़की सक्रिय कार्यकर्ता है, पूरी मेहनत से और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनका पक्षधर हूँ कि उनको तब देना चाहिए, उनको मिलना ही चाहिए। उनका हक, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब जो निर्बंसी है, जिनके पास औलादे नहीं है, तो बात अलग बात है। हाँ। लेकिन चाहे सांसद हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, जैसे वकील का लड़का वकील, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, हाँ। और आईएएस का लड़का आईएएस बनता है, तो वैसे अगर राजनीति में कोई फील्ड में है, उसका लड़का राजनीति करता है, तो परिवारवाद क्यों होगा? उसको परिवारवाद, लेकिन वो सक्रिय रूप से लोगों के अंदर अपनी जगह बनाता है। हाँ। अपने बाप के नाम पे जगह नहीं बनाए। हाँ, सही बात है। वो अपनी जगह बनाता है, तो उसको पूरा अधिकार मिलना ही चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। जी। लेकिन परिवारवाद के मैं खिलाफ हूँ कि
मेरा बेटा कुछ नहीं करता, पढ़ रहा था, मैंने उसको लाया और मैंने हाथ जोड़कर उसको टिकट दिलवा टिकट दी दिला दिया, हाँ और वो नेता बन गया, वो गलत बात है। हाँ संघर्ष करके अपने आप को प्रतिभावान बनाया, उसको हक, उसका अधिकार होता ही है, मिलना ही चाहिए। जी जी। अच्छा सर, एक डिंडोशी विधानसभा में एक इस साल नहीं, इसके पहले के साल, एक दो साल पहले एक छोटा सोशल मीडिया पे एक वायरल बहुत हो रहा था, सोशल मीडिया पे ही हो रहा था कि गणपति विसर्जन के दौरान आपके ही बीजेपी में दो अलग अलग मंडप बने थे जहां पे कुछ झड़प हो गई थी, जिसमें आप भी इन्वॉल्व, आपका भी नाम आया था और बाद में पता चला कि देवेंद्र जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या मुद्दा था, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वीडियो में चल रहा है कि लोग यहाँ मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा मेरा चल रहा था, क्या था, क्योंकि आप भी दिख रहे थे। नहीं, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, बहुत मामूली मुद्दा है। हाँ ऐसा है कि विसर्जन में सभी लोग मंडप लगाते हैं हाँ और मंडप लगाकर हाँ जो भी भाविक होते हैं उनका स्वागत करते हैं, हाँ गणपति जी का स्वागत करते हैं, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं, हम्म, मंडल के लोगों का स्वागत हम्म, करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें उस स्वागत में कोई लाउडस्पीकर से कुछ बोल रहा है, कुछ अगल बगल पंडाल थे हम्म, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथी के, और हम लोगों के भी वहीं पंडाल थे। अब उसके अंदर जो डीजे होता है उसकी शोर शराबा में कार्यकर्ताओं की आपस में एक दूसरे को बोली चाली हुई, जिसके अंदर मैं खुद गया छुड़ाने के लिए, और वहाँ पे जो हमारे नगर सेवक थे विनोद मिश्रा जिन्होंने लगाया था, वो खुद आए छुड़ाने के लिए। लोगों को लगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, बात ये नहीं थी। जब क्राउड ज़्यादा हो गया तो उसमें लगता है कि झगड़ा हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं थी, सबको अलग अलग किया गया, लेकिन ऐसा बना कि ये झड़प हो रही है। तो देवेंद्र जी, किसने कहा आपको देवेंद्र जी को इंटरफेयर करना पड़ा? मतलब ऐसा ये अफवाहें हैं, अफवाह है। अफवाहें नहीं, हैं। वो आपके मुंह से सुनने के बाद क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है। कल किसी को लगेगा फिर से ये वीडियो देख के बोल सकता है कि नहीं यार, जब उन्होंने खुद बोला है अफवाह है तो ये अफवाह है। ये अफवाहें थी, ऐसा कोई ऐसी अच्छा कोई बात। सर, अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन चल रहा है, आप आपके भी लोग खड़े हैं, डिंडोशी का आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर और पावर सब लगाना है, आपको बहुत मेहनत करना है। आपको लगता है आपकी महायुति की सरकार जो है, आप सातों सीट को निकाल लेंगे आप? कोशिश पूरी है हमारी, हमारी पार्टी ने या हमारी युति की जो पार्टी है शिवसेना ने, उन्होंने परख परख कर और जीतने वाले उम्मीदवारों को सीट दी है। दो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूर्व नगर सेवक थे, उन्हीं को दिया है। एक अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता है जो आज 5-7 साल पहले राष्ट्रवादी से आया, उसे दिया है। तो मुझे लगता है कि हम ये 3, और शिवसेना ने भी जो नगर सेवक चार थे दिया है। हाँ 4 उनकी सीटें, जो पहले नगर सेवक थे उन्हीं को दिया है। तो जिससे संभावना ये बनती है कि सातों की सातों सीटें, समीकरण ऐसा बनता है कि हम जीत जाएं, और जीत सकते हैं। जीतने की पूरी कोशिश है और जीतेंगे भी। तो और उसके लिए अभी तो प्री मेच्योर्ड होगा, क्योंकि आज 4 तारीख है। ये 2-3 दिन के बाद से जो एटमॉस्फियर बनेगा, एक वातावरण बनेगा, उस वातावरण में, और वातावरण बनना शुरू हो गया। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया डोम में, वर्ली के एनएससी क्लब के डोम में हमारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में इसका एक मैसेज गया। अब शुरुआत हो चुकी है। तो आपके विधानसभा में जो बाकी लोग भी जो तैयारी कर रहे थे, काफ़ी ऐसे नाराज लोग हैं बीजेपी से कि उनको टिकट नहीं मिला है, क्योंकि 5 साल, ये देखा जाए तो 3 साल का गैप और हो गया। तो जो पहले हारे होंगे या फिर चुनाव नहीं लड़ पाए होंगे, 5 साल उन्होंने और मेहनत किया, 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया, 8 साल। आप जानते हैं एक नगर सेवक के लिए, एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के बाद कार्यालय है, खर्चा है, चाय पानी है, कुछ ना कुछ खर्चा हो गया। 8 साल जिन्होंने मेहनत किया, आज उन्हें नहीं मिला तो काफ़ी नाराज है। आप कैसे उन्हें सेटल कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर कार्यकर्ता जो राजनीति में है, महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए। वो उसका अधिकार है मांगने का। हम्म, टिकट मांगा, एक एक वार्ड से 10-10, 15-15 लोग टिकट मांगते हैं, और कुछ इतने उत्साही होते हैं कि उनको लगता है कि मैं जीत ही जाऊंगा। इस प्रकार से कोई गलत नहीं है, मांगना उनका अधिकार है। लेकिन पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने जब निर्णय ले लिया, उस निर्णय के साथ आपको सबको जाना है। नाराजगी है, थी, कुछ लोगों को समझाकर उनको साथ में लेकर काम करने का काम किए। हर कार्यकर्ता चाहता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जी। तो हर कार्यकर्ता चाहता है, क्या बुरी बात है, सेवा करना चाहता है लोगों का।
तो आप मना लेंगे, रोक लेंगे। मान ही गए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हाँ मना ही लिए। सर, आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं ही नहीं, मुंबई में जो रह रहे हैं उन सब के लिए एक सवाल है ये, कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपकी सरकार बिहार में है, आपकी सरकार उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट मूवर जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो इस 3 राज्यों से करते हैं। मुंबई में जगह का पहले से कमी है, और उसी में और लोड बढ़ते-बढ़ते बहुत जनसंख्या बढ़ते जा रही है। मुंबई में जो लोकल लोग रह रहे हैं, उनको मूलभूत चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो क्यों नहीं आपकी तीनों राज्य में सरकार होने के बाद वहाँ बड़े-बड़े फैक्ट्री, कल कारखाने, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को लाया जाए, ताकि उन्हें किसी और राज्य में प्रवास ना करना पड़े, जाना ना पड़े, काम अपने घर-द्वार को छोड़ के। तो आप उत्तर प्रदेश से भी अच्छे खासे जुड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, पूर्वांचल से आप हैं। तो आप क्यों नहीं तीनों राज्यों में कभी ऐसे बात करके कुछ, या फिर कुछ सरकार कर रही हो तो आप बताइए कि कुछ ऐसा है? नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में एक 15-20 सालों से आज योगी जी, आदरणीय योगी जी के आने के पहले जो सरकारें थी, वो चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती की हो, जातवाद पे वो चुनकर आते थे और वहाँ पे माफिया राज था। वहाँ पर कोई बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस घराना वहाँ पर बिजनेस लगाता नहीं था, क्योंकि हफ्ताखोरी, माफियाखोरी, गोली मारना, एक 10-10 गाड़ी लेकर एक-एक आदमी मशीन गने लेके चलते थे। आप देखें मुख्तार को, मशीन गन लगा के और ओपन जीप में वो चलता था वो, गाजीपुर में। ये इस तरीके से माफियाओं का साथ लेकर ये सत्ता में आने का काम समाजवादी और बसपा के लोग करते थे। उन सब चीज़ों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में हुआ। पहले तो इनका सफाया किया गया। अब आप देखिए बनारस का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद या उसके अगल बगल के सारे क्षेत्रों में, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, फैक्ट्रियाँ लगना और ये सब करना। आप देखिए ये गुजरात की वो दूध का क्या नाम है उसका, अमूल बोल रहे हैं? अमूल बनारस में आ चुका। ऐसे बड़े बड़े उद्योग जो लग रहे हैं, वो उद्योगों में उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। इसी प्रकार से बिहार में भी होगा, इसी प्रकार से उड़ीसा में भी होगा, इसी प्रकार से झारखंड में भी होगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें समय लगेगा। एक पेड़ आप वृक्ष को लगाते हैं तो उसको खाद पानी देकर उसको बड़ा करने में 5-10 साल 15 साल लगता है, तब जाके उसमें फल निकलेंगे। निश्चित तौर से मुझे विश्वास है मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हर राज्य में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, जिन उद्योगों के कारण वहाँ के लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। वो अपना घर द्वार छोड़कर मुंबई शहर में नहीं आएंगे। मुझे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहा है। सर माफ़ कीजिएगा, एक सवाल मेरा छूट गया था, और सबसे ज़्यादा डिंडोशी से ही सवाल है। डिंडोशी की एक आम जनता का एक सवाल था। आपका गठबंधन, कल परसों में आपने एक कार्यक्रम रखा था ओबराय मॉल के सामने। आपके मंच पे आरपीआई के लोग भी थे, आपके मंच पे शिवसेना के लोग भी थे, सिंधे गट के, और आप भी थे। वार्ड नंबर 38 आपके विधानसभा में है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हमारा गठबंधन है शिवसेना से, आरपीआई से और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, और गठबंधन की सरकार को लेके चलना है, उनके कैंडिडेट को जिताना है। वार्ड नंबर 38 आपके डिंडोशी में ही एक कैंडिडेट खड़ा होता है सिंधेगढ़ से, और एक कैंडिडेट खड़ा है आरपीआई से। जनता परेशान है कि किसको सपोर्ट करना है, क्योंकि आरपीआई वाला रियल कैंडिडेट है युवती का, कि सिंधेगढ़ वाला है। नहीं, कहीं कहीं ऐसे थोड़े से गड़बड़ हुए हैं कि पहले किसी को एबी फॉर्म दे दिया गया कि भाई ये आरपीआई को दे दिया, ये सीट आरपीआई को जानी चाहिए। बाद में उनके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं है, तो ये शिवसेना को दे दिया जाए। आरपीआई का वापस नहीं लिया, या कहीं ऐसे कुरला में हुआ कि बीजेपी ने एक कैंडिडेट को दे दिया एबी फॉर्म और उसने फॉर्म भर दिया। अब बाद में वो
वहाँ पर वो कमज़ोर उम्मीदवार था और शिवसेना के जो लोग थे वो मजबूत थे। एक पेडनेकर करके लेडी है, उसको बाद में बीजेपी ने एबी फॉर्म दिया और उसको कहा कि आप वापस कर दो, वो दे ही नहीं रहा था, उसको जाके समझा के लिए वापस। अच्छा। तो हार जाएगा, कमज़ोर व्यक्ति है, लेकिन सीट आपके कोटे में गई है, हाँ। तो उसने भी फॉर्म भर दिया, उसने भी फॉर्म भर दिया। तो वहाँ पर जो ओरिजिनल 38 में है, जो शिवसेना का ही है, जो पहले नगर सेवक चाचे थे, उनके बहू को ही शिवसेना ने धनुष बाण की निशानी पे दिया है, वही ऑफिशियल है। तो आरपीआई वाले वहाँ पे प्रचार नहीं करेंगे, अब उनको तो यूटी में मिलकर साथ में प्रचार करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा था लिंडोशी में। जी। धन्यवाद सर, आप आए और बिंदास बातें किए। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे लगा था कि इतना खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने खुल के बोला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे कमेंट्स में काफ़ी आपके रिलेटेड कुछ सवाल आएँगे, तो मैं आपसे संपर्क करके ज़रूर उनका जवाब दूँगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप इतने इस एज में भी आप इतने फिट एंड फाइन हैं। यही मैं चाहूँगा कि आप जैसा लीडर हमें चाहिए, मुंबई को चाहिए, एक अपने समाज को चाहिए। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।